अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में रिंग्स एंड फील्ड्स का एक क्वेश्चन है जी हमारे पास, यूक्लिडियन डोमेन से रिलेटेड। प्रूव दैट इंटेग्रल डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक इंटीजर्स इज नॉट ए यूक्लिडियन डोमेन व्हेन डी इज इक्वल टू -5। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन का पता है कि जो सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इंटीजर्स होता है वो रिंग तो होता नहीं है, और वो इंटेग्रल डोमेन बन सकता है अगर वो सेट कोई दो एक्सियम्स सेटिस्फाई करे। ठीक है जी, वो कौन से एक्सियम है जी, वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक इफ सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इंटीजर्स फॉर्म एन इंटेग्रल डोमेन फॉर डी इज इक्वल टू -5। तो जब डी इज इक्वल टू -5 के लिए वो इंटेग्रल डोमेन फॉर्म करेगा तो ये जो हमारे पास मेगा वाली फॉर्म है इसे लाजमी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, तो फिर हमारे पास इस टाइप की इंटेग्रल डोमेन बनेगी जो हमने रिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इंटीजर्स की डेफिनेशन में पढ़ी थी। ठीक हो गया। तो देखें -5, अगर तो हमारे पास d इज इक्वल टू -5 है ना, अगर उसका आंसर 4 पे डिवाइड करने से हमारे पास रिमाइंडर 2 या 3 बचता है तो हमारे पास जो w होगा वो इस फॉर्म का होगा d√। और अगर 1 बचता है तो हमारे पास w इस फॉर्म का होगा। ठीक है जी, ये यहाँ से हमने अब वो इंटेग्रल डोमेन बनानी है, इंटेग्रल डोमेन बनानी है। ठीक है जी, इंटेग्रल डोमेन के फिर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे या इस टाइप के होंगे, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। पहले हम डी को 4 पे डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, फॉर्म मोड 4 करके रिमाइंडर चेक कर लेते हैं क्या आता है। देखें D5, इसमें हमने 4 ऐड किया और 4 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है जी, तो -5 -5 +4। ठीक है जी, तो ये आ गया -1 के इक्वल। और ये जो 4 mod 4 है, जब 4 पे डिवाइड होगा आंसर 0 आएगा तो उसे हम 0 mod 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि दरअसल ये 4 क्या हो जाएगा 0, तो हम इसे लिख सकते हैं -1 mod 4। अब ये भी माइनस का है। अब मज़ीद इसमें 4 ऐड करें, 4 सब्ट्रैक्ट करें, फिर उसी तरह यहाँ पे जब 4 mod 4 होगा तो 4 की जगह पे 0 आ गया, यही यूज़ करके। ठीक है जी, तो ये आंसर आएगा जी 3 mod 4। देखें जी, इसका आंसर क्या आ रहा है -5 का 3 mod 4, यानी कि डी किस फॉर्म का होगा, w वो d√, की फॉर्म का होगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास रिंग बनेगी वो बनेगी z√-5 वाले, और यहाँ पर z√-5 टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। तो ये देखें हमारे पास नाउ इंटेग्रल डोमेन फॉर्म्ड बाय क्वाड्रेटिक इंटीजर व्हेन d इज इक्वल टू -5 इज दिस। ठीक है जी, ये हमारे पास इंटेग्रल डोमेन बन गई। 3 इज स्केयर फ्री नंबर, सो -5 इज ऑल्सो स्केयर फ्री नंबर। ठीक है, अब देखें जी हमारे पास इंटेग्रल डोमेन आ चुकी है। अब हमने क्या शो करवाना है जी कि वो जो हमारे पास d इज इक्वल टू -5 के लिए यूक्लिडियन डोमेन नहीं बनती, तो यूक्लिडियन डोमेन कब बनेगी। देखें जी, हम यूक्लिडियन डोमेन की डेफिनेशन देखते हैं। तो इंटेग्रल डोमेन तो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है जी, वो ये है। ठीक है, कह रहे हैं जी इंटेग्रल डोमेन इज सेड टू बी यूक्लिडियन डोमेन इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉर्म n ऑन r। यानी कि अगर कह रहे हैं कि यूक्लिडियन डोमेन कब कहलाएगी, जब हमारे पास एक नॉर्म एग्जिस्ट करेगी इस रिंग के ऊपर। आर में रिंग, ये कोई सी भी रिंग हो सकती है, ये जनरल लिखा हुआ है, आर से मुराद ये वाली रिंग है। ठीक है जी, सच दैट फॉर एनी 2 एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू आर, कि हम आर में से यानी कि रिंग में से कोई से भी 2 एलिमेंट्स पिक करते हैं जिसमें से b≠0 हो। ठीक है जी, तो हमें 2 मज़ीद एलिमेंट्स मिल जाएंगे q और r, जो कि हमारे पास ये 2 एक्सियम्स सेटिस्फाई करेंगे कि a इज इक्वल टू BQ प्लस r होगा, और r की नॉर्म जो होगी वो 0 होगी, या r की नॉर्म b की नॉर्म से लेस होगी। ठीक है जी,
अब देखें जी, ये तो हमारे पास होगी डेफिनेशन उसकी यूक्लिडियन डोमेन की। अब देखें ये जो हमारे पास ए बी है ना, यहाँ पर हमने जो लेट किए हैं ए बी, ये है एलिमेंट उस रिंग के, यानी कि जो ए होगा वो भी इस फॉर्म का होगा, जो बी होगा वो भी इसी फॉर्म का होगा। तो उन ए इस ए और बी को आप लोगों ने इस ए और बी से मिक्स नहीं कर देना, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं तो इन डिफरेंट अलामात भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट सैम्बल्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। ये एलिमेंट्स है और ये फॉर्म है, एलिमेंट्स उस फॉर्म के हो सकते हैं, ठीक। अब प्रेजेंट केस की तरफ आए। We have to prove that integral domain of quadratic integers is not a Euclidean domain when d is equal to -5. To prove this, we will take two elements from R, यानी कि R में से हमें दो एलिमेंट्स तो चाहिए A और B, ठीक है जी, A और B चाहिए। तो अगर हम इसके लिए ये प्रूव कर दें कि हमें Q और R मिले ही नहीं, जो ये दो एक्सियम सेटिस्फाई करें, ठीक है जी, तो फिर वो हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन तो नहीं ना बनेगी। यानी कि यूक्लिडियन डोमेन में तो हमें ये मिल जाते थे, जो ये दोनों एक्सियम सेटिस्फाई करते थे। तो अगर हमें ये मिले ही ना, या अगर मिलें तो इनमें से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई ना किया एक्सियम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नॉट यूक्लिडियन डोमेन हो जाएगा, ठीक है जी। एंड वी विल शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी क्यू आर बिलोंग्स टू आर सच दैट दे सेटिस्फाइज दीज टू एक्सियम्स, ठीक है जी। पहली बात, हमें तो मिले ही ना, और अगर मिल जाएं तो ये एक्सियम से सेटिस्फाई ना करें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आर क्या है जी, इसे हम ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, मेन ये है हमारे पास आर, ठीक है जी, जी ऑफ √-5। वी हैव टू शो दैट आर इज़ नॉट ए यूक्लिडियन डोमेन। वी विल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन। लेट जी ऑफ -5 इज़ ए यूक्लिडियन डोमेन। हमने शो करवाना है कि ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, तो हम कंट्राडिक्शन से चलते हैं, हम उलट लेट कर लेते हैं कि ये यूक्लिडियन डोमेन है। अगर ये यूक्लिडियन डोमेन होगी तो इसमें हमें क्यू और आर मिलेंगे, ठीक है जी, और ये एक्सियम्स भी सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। तो हमने लेट क्लियर कर लिया कि ये यूक्लिडियन डोमेन है, और चूंकि हर यूक्लिडियन डोमेन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है, तो ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी हो गई। हर प्रिंसिपल आइडियल के डोमेन का हर आइडियल प्रिंसिपल होता है, तो हमने लेट कर लिया कि एक आइडियल है आई, जो कि प्रिंसिपल आइडियल है इस इंटेग्रल डोमेन का, और वो किससे जनरेट हो रहा है, a+b-5 से, ठीक है जी। उसे हम ये लिख सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम देखा जाए तो जो प्रिंसिपल आइडियल होता है वो दरअसल एक रिंग का या इंटेग्रल डोमेन का सबसेट ही होता है या सब आइडियल होता है, ठीक है जी। ये देखें, ऑब्वियसली आई सबसेट ऑफ जी ऑफ -5 ठीक है जी। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स आई में होंगे वो दरअसल इस रिंग के ही होंगे, इंटेग्रल डोमेन के ही होंगे। अब हमने क्या करना है जी, दो एलिमेंट्स हमें चाहिए ए और बी उस प्रिंसिपल आइडियल से। तो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, तो हमने तो यहाँ पर एलिमेंट्स लिए थे दो रिंग से। तो देखें जी, आई में भी एलिमेंट्स रिंग के ही हैं, तो हमने दो एलिमेंट्स आई से पिक किए, तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स इसी रिंग से ही हमने पिक किए हैं। तो हमने दो एलिमेंट्स पिक कर लिए जी आई से। एक का नाम दे दिया हमने 3, और 3 किस फॉर्म का, b=0 है। और एक एलिमेंट हमने बी पिक कर लिया 2 + -5 यहाँ पर b किसके इक्वल था, 1 के इक्वल। देखें जी, ये b हमने इस नंबर को नाम दिया है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर जो हमने b=0 और यहाँ पर b=1 लिखा, वो हमने रिप्रेजेंटेशन वाला b यूज़ किया है, ये वाला जो हमारे पास इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन में आता है। ये हमने रिप्रेजेंटेशन वाला a और b पुट किया है, लेकिन ये जो हमारे पास इक्वल के लेफ्ट साइड पे है, ये हमने इन्हें नेम असाइन किए हैं। तो अगर हम देखें तो b=0 ≠0 हमने पढ़ा था, ठीक है जी, b=0 हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर ये वाला b=0 है, ये वाला हो सकता है, क्योंकि हमने वहाँ से z की वैल्यू, क्योंकि ये वाला जो 3 और 0 ये बिलोंग कर रहा है z से, यहाँ पर 2 और 1 जो बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है z से, तो वो 0 भी हो सकता है, ठीक है।
यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको पहले बताया कि आप लोग इनके जो अलामात हैं या जो सैम्बल्स हैं वो आप डिफरेंट पुट कर सकते हैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए, ठीक है। देन बोथ ए एंड बी आर मल्टीपल्स ऑफ ए प्लस बी माइनस 5 अंडर रूट। वो कैसे जी? अब देखें, ए इज इक्वल टू 3 है हमारे पास, तो 3 इससे बिलोंग करता है, तो लाजमी बात है कि वो इसका मल्टीपल होगा क्योंकि इससे जनरेट हो रहा है। इसी तरह ये भी इसका मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर आप ए और बी लिखने के बजाय 3 और 2 प्लस माइनस 5 अंडर रूट लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, आप लोगों को समझ भी रहेगी, कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, ठीक है। क्या पुट किया जी हमने? बोथ जो हमारे पास 3 और 2 प्लस माइनस 5 अंडर रूट होगा वो ए प्लस बी और इंटू माइनस 5 अंडर रूट का मल्टीपल होगा। तो जब इसका मतलब कि 3 कब आएगा? जब हमारे पास ये वाली चीज़ किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो फिर हमारे पास आंसर आएगा 3। इसी तरह जब ए प्लस बी माइनस 5 अंडर रूट किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2 प्लस माइनस 5 अंडर रूट। तो ऑब्वियसली बात है Q1 इज़ नॉट इक्वल टू Q2 है, क्योंकि एक ही चीज़ Q1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर और आ रहा है, और दूसरी वही चीज़ Q2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर कुछ और आ रहा है। तो इसका मतलब Q1 इज़ नॉट इक्वल टू Q2, ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है जी। हेयर 1 एंड 2, इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसे 2 का नाम दे दिया। हेयर 1 एंड 2 सेटिस्फाइज कंडीशन ऑफ यूक्लिडियन डोमेन R इज इक्वल टू 0। देखिए जी, अब यूक्लिडियन डोमेन थे, उसमें हमें 2 एलिमेंट्स मिले, वो हमने पुट किए। ये 3 किसके इक्वल आ रहा है? ये आ रहा है Q1 A प्लस बी प्लस ओटा, तो यहाँ पर जो प्लस रिमाइंडर आता है वो 0 है। इसी तरह इधर भी जो रिमाइंडर आता है वो 0 है। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन का सेकंड वाला एक्सिम था वो तो सेटिस्फाई हो गया इस फॉर्म के लिए। ये फॉर्म बन रही है हमारे पास A इज इक्वल टू बी क्यू, ये देखें ए इज इक्वल टू बी क्यू फॉर्म बन रही है। इसे अगर हम बी कह दें और ये क्यू, ठीक है जी, तो ये फॉर्म बन रही है। तो इसका जो सेकंड वाला एक्सिम है वो तो सेटिस्फाई हो गया। तो अगर फर्स्ट वाला एक्सिम जो हमारे पास है, अब हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है कि वाकई क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती, या हमें कोई क्यू की वैल्यू मिलती भी है कि नहीं। ये चीज़ है ना कि हमें आर और क्यू दोनों मिलने चाहिए, ठीक है जी, आर और क्यू दोनों मिलने चाहिए। आर तो हमें पता है 0 हो गया, अब क्यू भी मिलना चाहिए जो इस वाली टर्म को सेटिस्फाई करे। बट वी डोंट गेट वैल्यूज़ ऑफ Q1 एंड Q2 टिल, यानी कि अभी तक हमने Q1 और Q2 के वैल्यूज़ फाइंड नहीं की। इफ़ वी फाइंड या गेट Q1 Q2 देन आवर सपोजिशन विल करेक्ट, यानी कि अगर हम Q1 और Q2 मिल जाता है तो जो हमने सपोज किया कंट्राडिक्शन पे कि हमारे पास जो रिंग है इंटीग्रल डोमेन है वो यूक्लिडियन डोमेन है, तो फिर तो हमारी सपोजिशन कंट्राडिक्शन में करेक्ट हुई और जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन ही गलत हुआ, ठीक है जी। लेकिन अगर हमें नहीं मिलते तो जो हमने सपोज किया है वो गलत होगा। सपोज क्या किया था कि जो इंटीग्रल डोमेन है वो हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन हो जाएगी जब d इज इक्वल टू -5 होगा, तो जो वो हमने सपोज किया था तो वो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो यूक्लिडियन डोमेन नहीं होगी। तो ये जो हमने इन अलामात में हमने लिखा है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है जी। अब देखें फ्रॉम 1 हमने अब फाइंड करना है क्यू की वैल्यू और Q2 की वैल्यूज़। फ्रॉम 1 से हम चलते, आप ये इक्वेशन भी लेट कर सकते हैं या ये भी लेट कर सकते हैं, ठीक है जी। हम जो इजी है हमारे पास हम वहाँ से चलते हैं, 1 से हम स्टार्ट करते हैं जी। इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, दोनों तरफ हमने नॉर्म अप्लाई की, तो 3 की नॉर्म हमारे पास 9 आ गई, क्योंकि जी 3 के साथ जो हमारे पास आयोटा वाली टर्म है वो 0 है, तो जब इसकी नाम लेंगे तो सिर्फ रियल नंबर की नाम आएगी, ठीक है जी। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं नॉर्मल ऑफ ए कांस्टेंट या ऑफ ए रियल नंबर इज स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी तरफ देखें ये Q1 स्केलर है हमारे पास और ये हमारे पास एक जनरेटर है। तो हमें पता है कि ए एक्स की नाम किसके इक्वल होती है, ए की एब्सोल्यूट वैल्यू और एक्स की नाम, तो हमने वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो देखें ए प्लस भाई -5 अंडर रूट की जो हमारे पास नॉर्म आती है वो किसके इक्वल आती है, ये देखें हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि -5 अंडर रूट है तो 5 अंडर रूट आयोटा लिख सकते हैं। तो इसकी नॉर्म हमने फाइंड करनी है, तो ए स्क्र प्लस
b5 अंडर रूट स्क्र, यानी कि अयोटा के साथ वाली रकम का स्क्र, तो ये हमारे पास आ जाएगा a² प्लस b5b²। ठीक है जी, ये यहाँ पे लिख दी, इसे हमने स्टेरिक का नाम दे दिया। अब देखें इक्वेशन नंबर स्टेरिक बता रही है कि हमारे पास Q1 की एब्सोल्यूट वैल्यू और इस वाले आंसर का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 9 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस बन जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि 9 के जो प्राइम फैक्टर्स ना, 9 के जो फैक्टराइजेशन आती है उसमें 1 3 9 आता है। तो अब 3 केसेस बनते हैं। वो तीनों केसेस कौन से हैं जी? अगर Q1 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो वो 1 हो, ये 1 हो और ये वाली 9 हो, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 9 आएगा। ठीक है जी, तो ये केस 1 है। तो देखें जब ये 1 होगा तो Q1 की वैल्यू जमा -1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जमा -1 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, इसमें Q1 की वैल्यू 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाता है जी जनरेटर का +-3, यानी कि ये कहता है कि +-3 आंसर आता है। लेकिन फ्रॉम 2 अगर हम 2 पे जाएं, इस 2 इसलिए यूज़ होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर हम +-2 पुट करते हैं तो देखें +-2 क्यू पे कोई भी रियल नंबर आ जाए हमारे पास, कोई भी इसका जो आंसर आए Q2 का स्केलर, तो वो 3 से या -3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये अंडर रूट वाला आंसर तो नहीं ना दे सकता। ठीक है जी, तो इसका मतलब कि ये जो 2 + -5 अंडर रूट है वो 3 का मल्टीपल हुआ ही नहीं। तो 3 इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब इसका मल्टीपल हुआ ही नहीं, तो ये तो इसकी कॉन्ट्राडिक्शन होगी। इक्वेशन नंबर 2 में हमने बताया हुआ कि ये जो 2 + -5 अंडर रूट है वो इसका मल्टीपल है, इसके साथ कोई स्केलर Q2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये कंट्राडिक्शन होगी। ठीक है जी, यानी कि ये केस तो हमारे पास अनवैलिड हो गया। Q1 की वैल्यू हमारे पास ये नहीं हो सकती और इसकी वैल्यू ये नहीं हो सकती। ठीक है जी, अब देखिए जब दोनों की वैल्यू 3 होगी तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9, तब भी 9 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें इस साइड पे मसला हो गया, ये शो करवा रहा है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो आंसर आ रहा है वो 3 के इक्वल आ रहा है, और 3 क्या हमारे पास कोई प्राइम नंबर है। तो लिटिल फॉर्मर थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो स्क्वेयर्स का सम या कितने भी स्क्वेयर्स हों उनका सम हमारे पास एक प्राइम नंबर आता है, तो हमारे पास उस नंबर का कोई इंटेग्रल सोल्यूशन नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखें जब इसका कोई इंटेग्रल सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट होगा तो हमें कैसे पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या है? तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, अब थर्ड केस की तरफ चलते हैं जी। जब हमारे पास Q1 नॉर्म इज इक्वल टू 9 हो और a² + 5b² का आंसर हो 1, तो यहाँ पे देखें इस साइड पे हम ये वाली दरअसल क्या चीज़ है? नॉर्म है कि इसकी a+-b-5 अंडर रूट की, तो ये इसकी नॉर्म किसके इक्वल आ रही है? 1 के इक्वल आ रही है। तो देखें जब किसी की नॉर्म 1 होती है तो ऑब्वियसली वो नंबर भी 1 हुआ, तो ये देखें इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। हमें पता है कि जो प्रिंसिपल आइडियल था वो इससे जनरेट हो रहा था, तो इसकी जगह पे जब हमने इसकी वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास 1 से जनरेट होने वाली पूरी रिंग बनी, यानी कि I इज इक्वल टू रिंग आ गया, होल रिंग। तो ये तो प्रिंसिपल आइडियल ना हुआ, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी कि तीनों केसेस अनवैलिड हो गए। हमें ना ही Q1 की वैल्यू हम 9 पुट कर सकते हैं, ना ही 3 पुट कर सकते हैं और ना ही 1 पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें Q1 की वैल्यू मिली ही नहीं, Q1 बिलोंग्स टू रिंग मिला ही नहीं। तो इसका मतलब कि जो हमने सपोजिशन की थी वो रॉन्ग थी। दिस कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन दैट z-5 अंडर रूट इज यूक्लिडियन मीन एंड PID, हैंस z-5 अंडर रूट इज नॉट यूक्लिडियन मीन। ठीक है जी, यूक्लिडियन मीन वाले दो एक्सिम्स सेटिस्फाई करने थे, जिसमें से सेकंड वाला तो सेटिस्फाई हो चुका था कि r इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, उसकी नॉर्म भी 0 हो गई। लेकिन फर्स्ट वाला जो एग्जिम था कि हमें Q1 की वैल्यू मिलनी चाहिए, Q1 भी मिलना चाहिए, तो Q1 तो हमें मिला ही नहीं, तो इसका मतलब कि यूक्लिडियन मीन नहीं बना। तो जब यूक्लिडियन मीन नहीं तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो प्रूव्ड हो चुका थ्योरम। हमारे पास क्वेश्चन कि इंटीग्रल डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक इंटीजर इज नॉट यूक्लिडियन मीन व्हेन d इज इक्वल टू -5। ये सारा क्वेश्चन हम d इज इक्वल टू -5 लेके चलते कर रहे थे। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब एक नोट है जी, इफ़ डी इज़ ए स्केयर फ्री नंबर, यानी कि d अगर हमारे पास स्केयर फ्री नंबर है, देन इंटीग्रल डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक इंटीजर्स इज नॉट ए यूक्लिडियन डोमेन।
देखिए डी की जगह पे कोई भी स्केयर फ्री नंबर आ जाए तो हमारे पास ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं बनेगी। ठीक है जी। और डी होता है स्केयर फ्री नंबर है, ये भी आप जानते हैं। तो इसका मतलब कि जितनी भी इंटेग्रल डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक इंटीजर्स हैं वो कोई भी यूक्लिडियन डोमेन नहीं बनाती। जब वो डब्ल्यू वाले एक्सियम को सेटिस्फाई करेंगी तो यूक्लिडियन डोमेन नहीं बनाएंगी। ठीक है जी। अगर स्केयर फ्री नंबर के अलावा नंबर उसमें मौजूद हो तो वो इंटेग्रल डोमेन यूक्लिडियन डोमेन भी बना देगी, लेकिन स्केयर फ्री नंबर के साथ वो यूक्लिडियन डोमेन नहीं बनाएगी। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी इस लेक्चर की। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कन्फ्यूजन हो रही है आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।